हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। प्रैक्टिस सेट का एक्सरसाइज अभी भी जारी है। हम अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा पहला ही क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द जज आस्क्ड द मैन इफ द बैग ही हैड लॉस्ट contain 5,000 rupees. The man replied that it did. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, लिखा है द जज आस्क्ड द मैन। अब यहाँ पे द जज आपका सब्जेक्ट है, आस्क्ड मतलब वो हो चुका है, मतलब ये पास्ट एक्शन को रिलेट कर रहा है। आस्क्ड whom? आस्क्ड द मैन। अब ये आपके सेंटेंस में कौन है? ऑब्जेक्ट है। इफ द बैग ही हैड लॉस्ट, अगर उस बैग में जो वो खोया था उसमें 5,000 रुपए थे, and the man replied it did. It did मतलब ये it किसके लिए जा रहा है? आपके बैग के लिए। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो asked है, मतलब पास्ट है, लेकिन जो वर्ब हम इसके साथ यूज कर रहे हैं वो V1 फॉर्म में है ना। अगर हम देखेंगे तो कंटेन जो आपके सेंटेंस में वर्ड यूज किया गया है वो कौन सी फॉर्म में? V1। हमको कौन सी फॉर्म में यूज करना था? क्योंकि ये सिंपल पास्ट जा रहा था तो हमको जो फॉर्म यूज करना था वो क्या था? V2। तो कंटेन्ड अगर V2 होता तो आपके सेंटेंस में वो कैसे यूज किया जाता? कंटेन्ड, मतलब आपका जो आंसर होता वो भी तो इसी के अकॉर्डिंग आता। हमारा स्टेटमेंट क्या होता है? द जज आस्क्ड द मैन if the bag he had lost contained 5,000 rupees, the man replied that it did. यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका contained. Is that clear? So the solution will also be in the same way. Part B में error है, remove contained by contained. Clear? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। I trust you will show forbearance to me a few minutes more so that I can finish this work. मुझे भरोसा है कि आप मेरे साथ थोड़ी और मतलब आप मुझे थोड़ा और समय देंगे, मुझे थोड़ा और सहेंगे। ठीक है, a few minutes more so that I can finish this work. यहां तक देखो कोई एरर नहीं लग रहा है ना। अब देखो forbearance का मीनिंग क्या होता है? forbearance का मतलब होता है थोड़ी देर और सहना। तो आप फॉरबियरेंस किसको सहेंगे? हमें सहेंगे। तो आप मेरे को थोड़ा और समय दे दीजिए। ठीक है, किसको समय दे दीजिए? हमें। किस लिए दीजिए या किस वजह से आप इसको मांग रहे हो? तो यहां पे आप क्या बोलोगे? टू मी फॉर अ, ये तो हम हो गए। फॉरबियरेंस आप किसे दे रहे हैं? हमें, है ना। किस लिए दे रहे हैं? थोड़ी और देर के लिए, फॉर अ फ्यू मोर या फॉर अ फ्यू मिनट्स मोर। अब आप यहाँ पे सेंटेंस देखो, यहाँ पे आपको क्या मिसिंग दिख रहा है? हमें पता है आपको आंसर दिख गया होगा, है ना। हमको क्या दिख रहा है कि हमने यहाँ पे एक फॉर यूज किया है जो मेरे सेंटेंस में नहीं है। अब हमेशा याद रखिएगा, फॉरबियरेंस फॉर अ गिवन टाइम पीरियड होता है। ठीक है, हमें थोड़ी देर और सह लीजिए। ठीक है, तो फॉरबियरेंस फॉर व्हाट? फॉर अ फ्यू मिनट्स मोर सो दैट आई कैन फिनिश दिस वर्क। तो जो मेरा आंसर होगा, डेफिनेट सा बात है, वो कौन से पार्ट में जा रहा है? पार्ट बी में जा रहा है। मेरा करेक्शन क्या हो जाएगा? फॉर अ फ्यू मिनट्स मोर। Is that clear? चलिए, next we have question number 3. We are all short-sighted and very often see but one-sided of the matter. Our views are not extended to all that has a connection with it. देखो क्या लिखा है, We are all, we subject, are इसके साथ जा रहा है, सही है। हम लोग क्या है? Short-sighted है। ठीक है, और क्या है? Very often see but one-sided of the matter. और बहुत समय हम सिर्फ एक ही मैटर का एक ही साइड देखते हैं। ठीक है, Our views are not extended. हमारे views अभी भी extended नहीं हैं to all that has a connection with it. और हमारे views इतने extended नहीं है to all that has a connection with it. ठीक है, इतनी से में फॉर्म में आपको कहीं पे एरर लगा? V के साथ R था, कोई दिक्कत नहीं। We are all what? Short-sighted और very often see but one-sided of the matter. Our views are not extended. हमारे views अभी भी extended नहीं है to all that has a connection with it. और यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको? No error. तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो भी क्या बनेगा? No error. Clear? चलिए, next we have, had he done his homework well, he would not have suffered this embarrassment. देखो, पहले तो समझते हैं कि ये स्टार्ट किससे हो रहा है? ये स्टार्ट हो रहा है had से, है ना। had he done his homework, यहाँ पे had के साथ सब्जेक्ट है और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही जा रहा है ना। ये कंडीशनल सेंटेंस का क्लॉज है, आपको लिखवाया गया है। क्लियर? इसके साथ हमने आपको क्या बोला था कि जब भी सेंटेंस हैड से स्टार्ट होता है हम हमेशा किसको फॉलो करते हैं? वुड के साथ जाता है हैव और इसके साथ जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस और नो, यही जाता है ना।
अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हैड के साथ सब्जेक्ट, हैड के साथ सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लियर। हैडिंग डन दिस होमवर्क वेल, अगर उसने अपना होमवर्क सही से किया होता, ही वुड नॉट हैव, वुड के साथ है, ठीक है, नॉट है, हैव है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे नेगेटिव होगा तो नॉट आएगा, राइट। ही वुड नॉट हैव सफर्ड दिस एम्बैरेसमेंट, तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे भी क्या होगा, नो एरर। आप सोच रहे होगे क्या हो रहा है ना। देखो जरूरी थोड़ी ना है कि एग्जाम में भी जब आप बैठो तो आपके पास हमेशा एरर वाले ही स्टेटमेंट्स आए, नो एरर भी तो आ सकता है। ये सेम केस यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रहा है, समझ आया। हमेशा जरूरी नहीं है, रूल्स को अप्लाई करिए और देखिएगा कि अगर आपको आंसर समझ में आ जाता है, रूल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब सही है, कंडीशनल क्लॉजेस सही है, तो इसका मतलब वो सेंटेंस नो एरर है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। He was angry with me because he thought my remark was aimed before him, ठीक है, सुनो कैसे लिखा हुआ है, वो मुझसे गुस्सा था। He was angry किससे, मेरे साथ। क्यों एंग्री था, बिकॉज ही थॉट, उसने सोचा, माई रिमार्क वॉज एम्ड, मेरा रिमार्क उसकी तरफ था। अब हमने आपको पढ़ाया था कि एम हमेशा अपने साथ क्या लेता है, एम बिफोर या एम एट। हम ये मार्कर पकड़ के हम आपकी तरफ ऐसे करके फेंक रहे हैं, ठीक है। आप लोग 4 लोग बैठे थे लेकिन हमने सिर्फ आप ही घुमा रहा है, हमने इस मार्कर से सिर्फ आप ही घुमा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम्ड टूवर्ड्स यू, आई एम बिफोर यू, या आई एम्ड एट यू। एट होगा ना, जैसे मान लीजिए कि अगर एक ग्राउंड में बहुत सारी काउज है तो हमने बोला आई थ्रू द स्टोन एट द काउ, क्यों, क्योंकि आप काउ को एम करके मार रहे हैं, है ना। तो वहां पे एम जब भी यूज होगा वो अपने साथ किसको फॉलो करता है, एट को फॉलो करता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, एम्ड एट हिम, क्लियर। यहां से बिफोर हट जाएगा, सॉर्टेड। चलिए नेक्स्ट वी हैव अ पैसेज, ओके। अभी तक हम लोगों ने ये नहीं किया था प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, अब हम इसको भी इनकलकेट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश इज जनरली एक्नॉलेज्ड टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। इंग्लिश को एक्नॉलेज किया जाता है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। इट इज परहैप्स वर्थ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, और ये बेहतर है समझना और सीखना ब्रीफली द बेसिस ऑफ दैट इवैल्यूएशन, और ये बेहतर है समझना कि उसका बेसिस इवैल्यूएशन का क्या है। देयर आर आफ्टर ऑल थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि हमारे पास तो वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, है ना। एंड ईच सीम्स टू बी यूनिकली इंपॉर्टेंट टू दोज, और हर एक लैंग्वेज इंपॉर्टेंट लगती है उस पर्सन को, है ना। लैंग्वेजेस यूनिकली इंपॉर्टेंट टू दोज हु स्पीक इट, जो इसे कहते हैं या इसे बात करते हैं एज देयर नेटिव लैंग्वेज, द लैंग्वेज दे एक्वायर्ड एट देयर मदर्स नी। जैसे कि एक नेटिव लैंग्वेज होता है जो उन्होंने एक्वायर किया था, कब, जब वो अपनी मदर्स के नी पे थे, इसका मतलब अपना बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। हमने क्या बोला कि इंग्लिश को एक्नॉलेज किया गया है वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज में। अब समझने की जरूरत ये है कि ये इवैल्यूएशन क्यों हुआ, हमने किसी और लैंग्वेज का नाम यहां क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास अभी भी थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो कि सारे के सारे यूनिक हैं, और हर उस इंसान को यूनिक लगते हैं जो इंसान उस लैंग्वेज को बोलता है, वो लैंग्वेज जिसे हम अपनी मदर टंग कहते हैं, ठीक, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है, बट देयर आर सम ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स टू जज देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। लेकिन हम हर जगह हर देश में फ्रेंच बोलने वाले लोग नहीं मिलते, हर जगह हर देश में आपको यूरोपियन बोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे, डच नहीं बोलने वाले मिलेंगे, स्पेनिश बोलने वाले नहीं मिलेंगे, चाइनीज नहीं मिलेंगे, जापानीज नहीं मिलेंगे, इंडियंस भी नहीं मिलेंगे। तो बोला क्या जा रहा है, दैट देयर आर सम ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स टू जज देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस, और उनके रिलेटिव इंपॉर्टेंस को जज करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक। वन क्राइटेरियन इज द नंबर ऑफ स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज। एक क्राइटेरिया है कि नंबर ऑफ स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज को आप जज कर लो, ठीक। अ सेकेंड इज द एक्सटेंट टू विच अ लैंग्वेज इज ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड। दूसरा, पहला क्राइटेरिया है कि कितने नंबर ऑफ लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं, और दूसरा क्राइटेरिया है कि किस एक्सटेंट तक इस लैंग्वेज के बारे में लोग जानते हैं और ज्योग्राफिकली ये फैला हुआ है, डिस्पर्स्ड है, क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा है, इन हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज इज इट यूज्ड फॉर इट्स नॉलेज नेसेसरी, और कितने कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज ने इसको सब्जेक्टिव लैंग्वेज बनाया है, किन कॉन्टिनेंट्स और किन कंट्रीज में इसको एक ऐसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट या एक ऐसे लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया गया है जिसकी नॉलेज होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? देखो ये ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड चल रहे हैं। पहला क्या बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड क्या है, कि पहली कि वो कितने जगह मतलब कितने लोग इसे बोलते हैं, दूसरा
वो कितनी जगह या कितनी कंट्री कॉन्टिनेंट्स में फैला है और उसकी इंपॉर्टेंस लोग क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ थर्ड इज इट्स फंक्शन लोड, मतलब फंक्शनल लोड, और तीसरा है उसका फंक्शनल लोड, वो कैसे फंक्शन किया करता है। हाउ एक्सटेंसिव इज द रेंज ऑफ पर्पसेस फॉर विच इट इज यूज्ड, और कैसा है वो रेंज ऑफ पर्पस जिसके लिए उसको यूज किया जाता है। आप सब जानते हैं जब एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं तो इंडिया में 3 लैंग्वेज बोली जाती है, एक जो स्टेट की एडवर्टाइजमेंट है, दूसरी हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, और तीसरी इंग्लिश में भी होती है ना। सेम इसी तरह से जैसे इंडिया में होता है वैसे अदर कंट्रीज में भी होता है, एक तो इंग्लिश होती है, दूसरी उनकी जो अपनी खुद की मातृभाषा होती है। समझ में आया, हमने इसका मतलब इंपॉर्टेंस दिया है, उसके पर्पस को इंपॉर्टेंस दिया है क्योंकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंची जा सकती है जिन्हें ये आती है। In particular, to what extent is the medium for highly valued cultural manifestations such as science or literature, कितनी जगहों पे साइंस हो, लिटरेचर हो, इसको कल्चरली मैनिफेस्ट किया गया है, यूज किया गया है। क्लियर। A fourth is the economical and political influence of native speakers of the language, और चौथा किस पे चला जाता है, आपके जितने भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं जो नेटिव स्पीकर्स उस लैंग्वेज के बोलते हैं। क्लियर। चलिए, ये तो हमारा पैसेज था। अगर इस पैसेज से आपको एक जनरल सेंस लगा होगा तो आपने किस चीज के बारे में सोचा है, हम क्यों इंग्लिश बोलते हैं। सोचिएगा, सबसे ज्यादा जिस कंट्री ने राज किया है अलग अलग जगहों पे वो इंग्लिश थे, दे वर इंग्लिशमैन। इस वजह से ये इतना डाइवर्सिफाई, ये इतना डिस्पर्स हुआ। जिस टाइम लोग ये जो कॉलोनाइजेशन चल रहा था, ये जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे कॉलोनाइजेशन, ये हम आपको बता रहे हैं, ये हुआ क्या था, जिस समय ये ब्रिटिशर्स कॉलोनाइजेशन कर रहे थे सबसे ज्यादा इन लोगों ने राज किया था लंबे समय तक अलग अलग जगहों पे, जिसकी वजह से ये जो लैंग्वेज है ये बहुत डिस्पर्स हो गई। कैसी हो गई, बहुत डिस्पर्स हो गई, है ना। तो जगह जगह पहुंची। हम क्यों नहीं हिंदी देश के हर कोने में सुनते हैं, क्योंकि हमने हर जगह राज नहीं किया, हम हर जगह अपनी लैंग्वेज को, अपनी सभ्यता को पहुंचा ही नहीं पाए जैसे ब्रिटिशर्स ने किया। हमने क्रिकेट इनहेरिट नहीं किया था, हमारा नेशनल गेम हॉकी था, हमें क्रिकेट किससे सीखा, हमने क्रिकेट ब्रिटिशर से सीखा। तो ये इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज बन गया अब देश देश में कि उसके बिना कहीं चलेगा ही नहीं, है ना। एक बेसिक अनाउंसमेंट भी करनी होगी तो हम इंग्लिश के थ्रू करते हैं। नाउ द ऑथर वांट्स टू इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ऑथर इंग्लिश लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस इवैल्यूएट करना चाहता है, क्यों, बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिशर्स। ये तो कहीं पैसेज में बोला ही नहीं है ना, ब्रिटिशर्स के बारे में कुछ मेंशन है नहीं। स्टडीड एज द सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया, कहीं नहीं बोला, ये भी पैसेज में नहीं है, इनअप्रोप्रिएट। तीसरा, द मोस्ट यूजफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड एंड यूज्ड इन मेनी कंट्रीज, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, द मोस्ट यूजफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर्स ऑफ एवरी लैंग्वेज, स्पीकर्स ऑफ एवरी लैंग्वेज क्या करते हैं, कंसिडर देयर ओन लैंग्वेज एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही है ना, यूनिक है हर लैंग्वेज, ये हो सकता है, आगे पढ़ लेते एक बार, लेकिन ऑप्शंस भी। डू नॉट लाइक अदर लैंग्वेजेस, हमने ये बोला है कि अगर हमें हिंदी पसंद है तो कोई और लैंग्वेज नहीं पसंद, नहीं, ये नहीं जाएगा। ट्रीट ऑल द लैंग्वेजेस अलाइक, सारे लैंग्वेजेस को एक जैसा ट्रीट करते हैं, ये भी नहीं जाएगा। वांट टू लर्न इंग्लिश, ये भी नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसिडर देयर लैंग्वेज एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर। चलो नेक्स्ट वी हैव द राइटर्स इवैल्यूएशन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन, राइटर का जो इवैल्यूएशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज का किस पे बेस्ड है, जनरल नोशंस के ऊपर, लिंग्विस्टिक एजम्पशंस के ऊपर जो कि मेंशन ही नहीं किया, सब्जेक्टिव फीलिंग्स नॉट मेंशन्ड, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। अगर आपको याद होगा पैसेज में लिखा था कि इंग्लिश को इवैल्यूएट करने के कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन है ना, तो मेरा आंसर भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। क्या ये हार्ड था, क्या पैसेज समझना हार्ड था, क्या पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हार्ड थे, नहीं ना। आप क्यों जल्दी जल्दी आंसर कर पाए, पता है, क्योंकि हमने आपको हर एक लाइन समझाया। ये सेम चीज आपको तब करनी है जब आप एग्जाम में पैसेज खुद पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद समझते हुए आगे बढ़ते रहना है। समझ आया। चलिए नेक्स्ट वी हैव पैराजम्बल्स। आपके पास एक स्टेटमेंट है जो PQRS में डिवाइडेड है, यहां पे ऑप्शंस है जिनमें से एक ऑप्शन आपका आंसर है, लेकिन ये स्टेटमेंट पूरा स्टार्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट स्टार्ट ऑल्सो से है, जिसके बाद आपको कंटिन्यूएशन खोजना है। तो चलिए पहला करके देखते हैं, ठीक है। हो सके तो मेरे वीडियो को पॉज करिए, खुद से कोशिश करिए, फिर स्टार्ट करिएगा। आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा। अभी चलिए एक बार देख लेते हैं कि आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है। आंसर चेक करिए, आंसर है आपका A, SRQP।
मतलब अब हमें ऑल्सो के बाद का सीक्वेंस देखना है, ठीक है। देखो यहां पे ऑल्सो से स्टार्ट करा है, इसका मतलब ऑलरेडी कोई चीज पहले डिस्कस हो चुकी है, समथिंग हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। इज दैट क्लियर? समथिंग हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। अब यहां पे हम लिखे हैं ऑल्सो, ठीक। ऑल्सो के बाद क्या जा सकता है? ऑल्सो के बाद एंड तो आएगा नहीं, तो पी तो पहले ही हट गया। क्या पी कहीं ऑप्शन में था? नहीं, चलो खैर स्टार्ट भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट है ऑल्सो द डिजायरेबल स्पीड्स। ऑल्सो द डिजायरेबल स्पीड्स हो ही सकता है ना, हो ही सकता है। ऑल्सो डिसमिनेटेड एट, डिसमिनेटेड एट ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बचा अब हमारे पास क्या क्या, या तो क्यू या तो यस, और यही दो ऑप्शन भी फंसे हैं। अब हम कंफ्यूज हैं, आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग, ऑल्सो इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग डिससेमिनेटेड एट द डिजायरेबल स्पीड्स एंड टू द रिक्वायर्ड एरियाज। एक और चीज जो बोली जा रही है वो क्या है कि ऑल्सो अगर हम यहाँ पे डिजायरेबल स्पीड्स बोलते तो क्या बोलते? ऑल्सो द डिजायरेबल स्पीड्स एंड टू द रिक्वायर्ड एरियाज होता? नहीं, क्योंकि एंड के बाद टू नहीं आता है कि नहीं। अगर हम ये ले भी लेते तो एंड के बाद यहाँ पे टू हम दोबारा कहां से कनेक्ट करवा पाते? नहीं पाते। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? पहला तो ऑल्सो है, तो हम बोल रहे ऑल्सो इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग, तो पहला है एस, उसके बाद नॉट बीइंग डिसएमिनेटेड एट, इसका मतलब इसके बाद है आर, फिर डिसएमिनेटेड एट द डिजायरेबल स्पीड्स, फिर आएगा आपका क्यू और लास्ट में आएगा आपका पी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एस आर क्यू पी विल बी योर करेक्ट सीक्वेंस। इसी तरीके से बाकी पैराजंबल्स भी आप लोग बनाएंगे। टेक योर टाइम, हमारे वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद खुद से कोशिश करिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव स्टेट्स अश्योर्ड स्टडी पावर। अब यहां पे आपको स्टार्ट करना है स्टेट्स के साथ, कोशिश करिए खुद से करने की। आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा। अब चलिए एक बार आंसर देखते हैं। इसका आंसर है RQPS। क्लियर? इसका आंसर है RQPS। अब आप देखो कैसे स्टार्ट होगा। स्टेट्स जैसे कि, है ना, स्टेट्स हैव फ्री लैंड, ये भी हो सकता था क्योंकि स्टेट्स के साथ हैव जा रहा है, लेकिन स्टेट्स हैव फ्री लैंड एंड अश्योर्ड स्टेडी पावर सप्लाई, ये तो हो नहीं सकता। एंड अश्योर्स होगा तो सोचा जा सकता है, अश्योर होगा तो सोचा जा सकता है, लेकिन ईडी नहीं आएगा, है ना। और क्यू से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या? हमारे पास दो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले एक बार इसी को पढ़ते हैं। अगर हम हैव से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? स्टेट्स हैव फ्री लैंड एंड, फिर पी है एंड अश्योर्ड स्टेडी, ये तो नहीं जाएगा, पहले खत्म। दूसरा एस को ले रहा है तो क्या होगा? स्टेट्स हैव फ्री लैंड एंड, एस कहां पे आपका? एंड बट, एंड के बाद बट आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं खत्म है। इसका मतलब क्यू से अब स्टार्ट करना ही नहीं है। अब बचा आर। अब इतना तो क्लियर है कि सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा। अब पढ़ो, स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। देखो कितना सही बैठ रहा है ना। स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, फिर क्या होगा? हैव। कितने स्टेट्स हैं? कर्नाटका एक, आंध्र प्रदेश दो, तो दो है तो प्लूरल हो गया। प्लूरल हो गया तो हम क्या यूज करेंगे? हैव। देखो पेयर ही मिल गया आपको। तो इतना तो क्लियर था कि आर के बाद क्यू आएगा, तो ये अपने आप खत्म, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? स्टेट्स लाइक कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश हैव फ्री लैंड एंड, इसके बाद क्या होगा? अश्योर्ड स्टेडी पावर सप्लाई बट द बॉटलनेक स्टिल परसिस्ट। मतलब लेकिन अभी भी कुछ कमियां यहां पे अभी भी लागू हो रही हैं या परसिस्ट कर रही हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इंडिया से स्टार्ट करना है। कोशिश करो, आंसर खुद खोजो। इंडिया इज नाउ द इलेक्ट्रॉनिक हाउसकीपर, तो लेंगे तो क्यू से स्टार्ट होगा, क्यू से दो दिख रहा है। दूसरा, इंडिया टेकिंग केयर ऑफ होस्ट ऑफ रूटीन एक्टिविटीज, नहीं जा रहा, तो पी तो नहीं होगा। इसका मतलब ये अपने आप एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं कि मेरे पास एक एस बचा है। इंडिया टू द वर्ल्ड इज नाउ द इलेक्ट्रॉनिक हाउसकीपर फॉर मल्टीनेशनल जायंट्स टेकिंग केयर ऑफ होस्ट ऑफ रूटीन एक्टिविटीज। मुझे मेरा आंसर लगभग मिल रहा है, लेकिन अभी भी श्योरिटी नहीं है। एक बार फिर देखते हैं, ठीक है। इंडिया से स्टार्ट हो रहा है, ये क्लियर है। अब आप ये देखो कि हमको पेयर कहां कहां मिल रहा है। आंसर पहले देखते हैं। आंसर है आपका लास्ट वाला। अब ये स्टार्ट हमने आपसे क्या बोलता है कि जाहिर सी बात है, या तो ये क्यू से स्टार्ट होता या फिर ये आपका एस से स्टार्ट होता। अब देखो डिफरेंस क्या आ रहा है। इंडिया यहाँ पे आपके सेंटेंस में एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब इसको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। अब वर्ब कहां पे सिंगुलर है? वो आपका है इज में। वो कहां पे है? क्यू में। मतलब पहला मिल गया आपको क्यू, ठीक। इंडिया इज नाउ द इलेक्ट्रॉनिक हाउसकीपर। इलेक्ट्रॉनिक हाउसकीपर के बाद क्या जाएगा? टू द वर्ल्ड। किसके लिए? जमाने के लिए। तो यहां पे ऐसा आ गया।
फिर हमने बोला टू द वर्ल्ड हो गया, फिर टेकिंग केयर ऑफ होस्ट ऑफ रूटीन एक्टिविटीज फॉर मल्टीनेशनल जाइंट्स, और वो क्या कर रहा है, इट इज टेकिंग केयर ऑफ होस्ट ऑफ रूटीन एक्टिविटीज किसके लिए, फॉर मल्टीनेशनल जाइंट्स। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आर। QSPR आपका करेक्ट सीक्वेंस बनेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन। यहां पे आपको स्टार्ट करना है मोस्ट एक्सपर्ट्स से, ट्राई करिए। देखो मोस्ट एक्सपर्ट्स 2 होता नहीं, मोस्ट एक्सपर्ट्स बिलीव ये हो सकता है, मतलब Q से स्टार्ट हो सकता है और Q ये 2 हमारे पास है। हमारा आंसर देखो इसमें से थर्ड वाला है। ठीक, ये तो क्लियर हो जाते कि ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब Q से स्टार्ट है तो Q से ही सीक्वेंस देखते हैं। मोस्ट एक्सपर्ट्स बिलीव दैट देयर इज नाउ व्हाट, देयर इज नाउ एन अपॉर्चुनिटी। नाउ क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है फॉर द गवर्नमेंट टू पुश थ्रू सम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेरी इजी। आई थिंक सारे पैराजंबल्स में सबसे इजी वाला पैराजंबल था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट्स इन द गिवन क्वेश्चंस। यहां भी कुछ क्वेश्चंस में आपको अंडरलाइन पार्ट्स को करेक्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। द फादर टुगेदर विद हिज सन्स एंड डॉटर्स हैव गॉन टू सी अ फिल्म। ये आप लोगों के सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल है। ठीक है, अब देखो यहां सब्जेक्ट कौन है, द फादर, सब्जेक्ट इनके साथ लिखा है टुगेदर विद, एंड नहीं है, कुछ हद तक याद आ रहा होगा रूल आपको, एंड से कनेक्टेड नहीं है, एंड इज सन्स। अब ये प्लूरल है, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर था, दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं तो हैव होना चाहिए, लेकिन ये अंडरलाइन पार्ट है, इसका मतलब हैव तो नहीं होगा। ठीक, तो फिर क्या होगा, अब आप एक बार स्टेटमेंट्स को फिर से देखो। रूल के अकॉर्डिंग हमने समझाया था कि जब दो सब्जेक्ट along with together with ऐसे वर्ड से जुड़ते हैं तो हम हमेशा किसको फॉलो करते हैं, मेरे फर्स्ट सब्जेक्ट को। मतलब अगर मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके अकॉर्डिंग मेरा वर्ब भी कैसा हो जाएगा आपके सेंटेंस में, सिंगुलर हो जाएगा। अब आप एक बार सेंटेंस को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है हैव गॉन, किससे कनेक्टेड है, टुगेदर विद। तो फॉलो किसको करना था, फर्स्ट सब्जेक्ट, है ना। तो हम किसको फॉलो करेंगे, फादर के जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है या सन्स के, फादर के। तो यहाँ पे मेरा करेक्शन क्या हो जाएगा, हैज गॉन टू सी अ फिल्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। द स्ट्रेंजर आस्क्ड अ लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। द स्ट्रेंजर आस्क्ड, तो उसने पहले ही पूछा है ना, इज कैसे होगा, व्हाट इज हर नेम क्यों बोलेंगे, व्हाट इज हर नेम क्यों बोलेंगे, वॉज आना चाहिए, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट वॉज हर नेम, क्या उसका नाम फिर उसके बाद बदल जाएगा, मतलब मेरा नाम अगर पहले कुछ है ABC है तो बाद में क्या BCD हो जाएगा, ऐसा है क्या, नहीं ना। तो व्हाट वॉज हर नेम नहीं आएगा। इंप्रूवमेंट चाहिए तो नो इंप्रूवमेंट नहीं रहेगा, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, व्हाट हर नेम वॉज, उसका नाम क्या था। हम बात कर रहे हैं ना, द स्ट्रेंजर आस्क्ड कि उस लड़की का नाम क्या था, उसने उस लड़की से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो जब ये आपका पास्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाम क्या था। हम जब बोलेंगे किसी और को कि वो पूछ रहा था कि उसका नाम क्या था, समझ में आया। इस तरीके से आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी चेंज करना होगा। व्हाट इज हर नेम की जगह हो जाएगा व्हाट हर नेम वाज। सॉर्टेड? चलिए नेक्स्ट वी हैव द फैमिली हैज चेंज्ड हाउसेस ट्वाइस ड्यूरिंग द लास्ट 6 months। पिछले 6 महीनों में उन्होंने 2 बार घर चेंज किया है ना। तो हमारा आंसर होगा सिंस द लास्ट 6 months। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट इज द प्लांट्स आर डाइंग फॉर द लैक ऑफ वाटर। अब देखो प्लांट्स मर रहे हैं किसकी वजह से, फॉर द लैक ऑफ वाटर। ठीक है, वो पानी की कमी से मर रहे हैं, तो लैक ऑफ वाटर को क्या द लगाने की यहाँ पे जरूरत थी, नहीं ना। अभी भी याद रखिएगा, जब भी हम लैक ऑफ, स्कार्सिटी ऑफ बोलते हैं, द स्कार्सिटी ऑफ नहीं बोलते, स्कार्सिटी ऑफ कमी है। ठीक है, उसी तरीके से लैक ऑफ कमी है, तो द लैक ऑफ क्यों जाएगा। हम ऑलरेडी बता दिए कि जो द प्लांट्स हैं, आपने द बना दिया किसको, स्पेसिफिक प्लांट्स, तो दोबारा द लैक ऑफ वाटर क्यों जाएगा। हम 2 बार एक ही सेंटेंस में स्पेसिफिक क्यों करेंगे। हमारा करेक्शन होगा द प्लांट्स आर डाइंग। देखो डाइंग ऑफ होता नहीं, डाइंग फॉर लैक ऑफ वाटर ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे द नहीं है। आउट ऑफ लैक ऑफ वाटर तो कभी भी नहीं होगा, ये तो इनएप्रोप्रिएट आपके सेंटेंस में बैठा है। तो मेरा करेक्शन क्या हो जाएगा, द प्लांट्स आर डाइंग फॉर लैक ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव फर्दर।
द हायर यू क्लाइम अ हिमालयन पीक मोर कोल्ड यू फील। स्कूल में एक आपने वो पढ़ा होगा स्टेटमेंट, हमें टीचर ऐसे बोलती थी, द मोर द बेटर। हमने क्या पढ़ा था? द मोर द बेटर या फिर द मेरियर, है ना? द मोर द मेरियर। ठीक, हम अगर सिंपली आपसे ऐसा बोलते, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स, द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं? द हायर, जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंड बढ़ेगी, द कूलर इट बिकम्स। ठीक, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे फॉर्म को एक्सप्रेस करते हैं तो दोनों कौन से डिग्री में होते हैं आपके सेंटेंस में? कंपैरेटिव डिग्री, है ना? उसी तरीके से जैसे द मोर, देखो द के साथ कंपैरेटिव, द मेरियर द के साथ कंपैरेटिव, जस्ट लाइक दीज टू एग्जांपल्स। अब आप इस एग्जांपल पे वापस आइए। हमने बोला द हायर यू क्लाइम, द के साथ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द हिमालयन पीक, द कोल्डर यू फील होना चाहिए ना, ये भी तो सेम स्ट्रक्चर लेगा। हमारे पास करेक्शन क्या हो जाएगा? द कोल्डर। तो आपका कौन सा एग्जांपल है जो सबसे बेस्ट एप्रोप्रिएट है इस केस में? करेक्शन हो जाएगा द कोल्डर यू फील। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो नाउ दीज आर वेरियस प्रैक्टिस सेट्स व्हिच आर स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू। नेक्स्ट डे जब आपसे मुलाकात होगी तो और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ होगी। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।